नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। योगी आदित्यनाथ जी ने दिवाली के पर्व के साथ-साथ एक सभा में सबको संबोधित करते हुए बड़ा मैसेज सबको दिया है। जिस तरह से घटनाएँ हो रही है और जिस तरह का षड्यंत्र आजू-बाजू में हमको दिखता है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। सर, आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार मैडम। आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। यस सर। योगी जी ने जो भाषण दिया है वो सबकी आँखें खुलने वाला ही भाषण था। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए बात कही है। तो सर आप हुँ। क्या कहेंगे सर उसके बारे में? जी, योगी जी का जो ये कार्यक्रम गोरखपुर में दीपावली त्योहार के उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम जो रखा गया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण किया गया था। और उस कार्यक्रम में सभी संघ परिवार के विचारवान कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और उस समय उन्होंने कई इस तरह की बिंदुओं को उठाया जो कि वर्तमान में देश की, प्रदेश की और समाज के अधिकतर लोगों के साथ जुड़ी जो समस्याएँ हैं, उन्होंने उन बिंदुओं को रेखांकित करते हुए उस सभी के सामने उन विचार को रखा। तो उन्हीं में कई जो समस्याएँ जो वर्तमान में प्रशासन के सामने भी चुनौती के तौर पे आ रही हैं, उन समस्याओं को उन्होंने रेखांकित किया था। यस। सर हमें लगा कि सर योगी जी जो पहले मुख्यमंत्री होंगे या ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अपनी बात कही तो शायद ही किसी ने बात की होगी। वो है सर राजनीति जो हो रही है वो उन्होंने कहा था कि राजनीति इस्लाम के ऊपर जो हो रही है उसके बारे में। इस्लामिक अ, राजनीति के बारे में उन्होंने कहा और हमें लगता है सर वो पहले लीडर होंगे जो इतने खुलकर बोले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी खुलकर अपने विचार इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका जो जैसे उस कार्यक्रम में जो उन्होंने लगभग 1 घंटे तक मैं उसे एक बौद्धिक के रूप में लेता हूँ और उन्होंने जो बात कही उसमें उन्होंने जो सबसे अंत में जो बात कही उसे मैं सबसे पहले लेता हूँ कि ओके। उन्होंने नागरिक के कर्तव्यों की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और उन्होंने कहा कि अगर हम सभी अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का भाव रखेंगे, तो सारी समस्याएँ अपने आप समाप्त हो सकती हैं। अगर कोई विद्यार्थी है, वो अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित रहे, उसी तरह से कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें, उसी तरह से जो नेता हैं, वो अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ और एक राजनीतिक शुचिता के प्रति अगर वो ईमानदार रहते हैं, तो वो निश्चित ही सत्य बातें समाज के अंदर बोलेंगे और उसी अनुसार वो सही बातें कहेंगे। तो यही बात का पालन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो एक संविधान की शपथ ली है, उसी अनुसार वो सत्यता की बातें करते हैं। अगर उसमें कहीं कोई इस तरह की बातें हैं जो कि समाज के लिए नकारात्मक हो रही हैं, अगर वो उन बातों को वो नहीं बताएँगे तो ये उल्टा गलत ही कहा जाएगा। यस। और उन्होंने अगर ये बात कही है कि भारत देश के टुकड़े करने के लिए कौन-कौन लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं और उनमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच का पर ये बात रखी है, एक स्नेह मिलन कार्यक्रम में ये बात रखी है, तो उसमें उसमें उन्होंने एक विचारों की सत्यता को रखा है और विचारों की स्पष्टता को रखने के लिए ही उन्हें जाना जाता है। अब कुछ लोगों को ये नकारात्मक लग सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें लास्ट में प्रशासनिक अशिथिलता को ही जन्म देती हैं, क्योंकि वो स्पष्ट कहते हैं कि कहीं भी अपराध का कोई भी रूप है, उसे हमें देखने में, समझने में कहीं भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और उन्हीं उसी अनुसार वो शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारियों को भी संबोधित करते हैं इसके माध्यम से कि आप लोगों को ये और अधिक सतर्कता से देखना होगा कि कहाँ पर हमारे समाज को, राष्ट्र भारत माता को टुकड़े करने के लिए कौन लोग इस तरह से लग रहे हैं
और उन पर नज़र रखते हुए उन्हें सटीकता से, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए और हमें उन पे एक पूरी मजबूती से कार्रवाई करनी होगी। यस सर। सर मैं आपको ये पूछना चाहूँगी ताकि दर्शक भी अच्छे से समझ जाए। उन्होंने जो कहा है इस्लामिक राजनीति, इसका क्या सर मतलब मीनिंग हम निकालते हैं? देखिए उन्होंने कई जो बातें कही उसमें जो राजनीतिक इस्लाम पर भी उन्होंने चर्चा की और उसका एक उदाहरण के रूप में उन्होंने जो एक छांगुर जो था उसका जन उन्होंने उसमें उदाहरण के तौर पे कहा कि इसको पिछले लगभग 3 वर्षों से सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही थी और ये जो है पूरी तरह से एक एक छद्म नाम जैसे जो कालनेमी उन्होंने रामायण काल के उनका भी नाम लिया कि इस तरह के लोग जो एक छद्म नाम रखते हैं और इसका असली नाम जो है वो जलालुद्दीन था और वो एक छद्म नाम रखते हुए उस बलरामपुर जिले में इस तरह की ये घटनाएं कर रहा था और उसमें इसका काम धर्मांतरण का था क्योंकि और इसके पास जो पैसा आ रहा था वो भारत देश की ही अर्थव्यवस्था को तोड़ते हुए एक हलाल उसमें जो पैसा है हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से उस पैसे का उपयोग इसको मिल रहा था। तो ये जो धर्मांतरण का जो कार्य है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये किस तरह से धर्मांतरण का कार्य कर रहा था और उसके इसने रेट तय कर रखे थे कि अगर अपर कास्ट की कोई महिला या कोई बालिका है उसका क्या रेट होगा, कोई ओबीसी की महिला है या बालिका है, कोई एससी वर्ग की महिला है, तो उनका इसने रेट धर्मांतरण का तय कर रखा था। तो इस तरह के लोग जो भारत की भोली वाली जनता को क्योंकि ये परिवारों में एक कि हम आपको ये सहायता करेंगे, मदद करेंगे, इस तरह से वो एक ये प्रलोभन। छोटा लालच देकर उन परिवारों में घुस जाते हैं और उसके बाद उस परिवार को किस तरह से बिखेर कर रख देते हैं। तो इस बात के लिए इस उदाहरण को देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राजनीतिक इस्लाम पर टिप्पणी की। अब चूंकि उस राजनीतिक इस्लाम में उन्होंने ये कहा, ये मुद्दा उठाया कि हम और हमारे पूर्वज ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से, फ्रांस के उपनिवेशवाद से लड़े, उसी तरह से इतने सैकड़ों वर्षों तक हम जो राजनीतिक इस्लाम है उसकी विचारधारा से भी लड़े, हमारे पूर्वज लड़े और अगर हम आज याद करते हैं, महाराजा शिवाजी को याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हैं, महाराणा राणा सांगा जी को याद करते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं, तो उन्हें इसी रूप में हम याद करते हैं कि वो इतने वर्षों तक लगातार हमारे जो राजा महाराजा जो हैं जिन्होंने भारत की सनातन व्यवस्था को बचाए रखा, भारत के क्षत्रिय समाज ने जो अनेकों बलिदान दिए, तो इस इन सभी की अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे आज के समय में जो आजादी के बाद जो हम इस समय में स्वर्णिम समय में हम जो अपनी सांसें ले पा रहे हैं तो बिना उनको याद किए ये सब बेमानी लगता है। और अगर राजनीतिक इस्लाम ने हमें यहाँ तक अगर चोट पहुंचाई है तो उसकी चर्चा परिचर्चा करना, जिस तरह से हम ब्रिटेन से आजाद हुए तो हम इन सभी उपनिवेश से जो भी हमने अपनी आजादी पाई है तो हमें इस तरह की अपनी सभ्यता को और संस्कृति को किस तरह से हमने बचाया है इस पर भी हमें हमारे नई पीढ़ी को, युवाओं को जरूर बताना चाहिए, जरूर उन्हें शिक्षित करना चाहिए। यस सर। सर ये आपने बहुत अच्छा कहा कि हम तो सैकड़ों सालों से इस तरह की जो राजनीति चल रही है मतलब पॉलिटिकल इस्लाम जो बात कर रहा है उसके खिलाफ लड़ते रहे। सर आप उस दिन भी सर बात करते हुए योगी जी ने और एक मुद्दा उठाया था, वो था डेमोग्राफी जो बदलाव हो रहा है। जी, उन्होंने डेमोग्राफी चेंज के लिए कहा कि इस तरह के जो भी समाज को और भारत माता को टुकड़े करने का जो भाव रखते हैं वो एक धर्मांतरण के कार्य में जिस तरह से लगे हुए हैं हम्म। और उसके बाद उस क्षेत्र की पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को एकजुट करने के प्रयास में जिस तरह से लगा हुआ है, सामाजिक समरसता का जो भाव वो सभी समाज की हर जातियों में जिस तरह से जगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए आगे कहा कि हमारा प्रयास यही समाज के हर नागरिक का है कि हम लोग आपस में वैमनस्यता ना फैलाएं। उन्होंने इस बात का सटीकता से उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोग फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर बनाकर एक दूसरे को की जातियों पर उन पर टिप्पणी करते हैं और समाज में जो वैमनस्यता है उसको फैलाते हैं, और उनमें कई विपक्षी पार्टियों के लोग भी उसमें शामिल रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक इस जातीय समीकरणों को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया कि समाज के जो भी महापुरुष हैं, जो समाज के नायक के रूप में जाने जाते हैं, उन नायकों को भी उन्होंने जातियों में बांटते हुए और अपनी अपनी जातियों के नायक के रूप में उन्हें स्थापित किया। यस। जबकि जबकि समाज के उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्र की स्थापना जिस तरह अ, जैसे अयोध्या में अगर हमारा राष्ट्र मंदिर भगवान राम का राम मंदिर बना है, तो उसमें ना केवल भगवान राम की मूर्ति लगी, उसी अनुसार वहां पर हमारे जटायु जी की भी, गिलहरी गिलहरी जी की भी, और जिस तो इनकी भी मूर्तियां लगी, महर्षि वाल्मीकि जी की। तो हमारे सभी सभी महर्षियों की मूर्तियां वहां पर स्थापित हुई। तो भारत के निर्माण में, भारत को एकजुट रखने के प्रयास में जो भी जिस भी भूमिका में अपना सहयोग कर सकता है उन्हें करना चाहिए। यस। तो हमारा जो देश है वो अखंड रहे, एकजुट रहे, इसी भाव को जगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। यस सर, हम ये देखते हैं कि एक तरफ योगी जी इतना प्रयास कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर ये भी देखा जा रहा है कि जैसे आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए, तो जो विपक्ष के नेता है या विपक्ष के लोग हैं वो आरएसएस को कुछ भी बोलते हुए दिखते हैं। यहाँ तक सर कर्नाटक सरकार तो सर आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की बात करते हैं। जी, कर्नाटक सरकार ने बैन का नोटिफिकेशन निकाला है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये शामिल नहीं हो सकते, किसी भी सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते, और उसके लिए संगठन अपने माध्यम से विरोध प्रदर्शन वहां पर दर्ज भी करा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए अ, अ, जो समाज में किस तरह से सामाजिक समरसता आ सके, वो बिना किसी दबाव के उन्होंने स्पष्ट इस बात को बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक किसी भी दबाव के का कोई कार्य नहीं किया। हमेशा आपस में किस तरह से स्नेह मिलन के कार्यक्रमों के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए उन्होंने इस भाव को जगाया, सभी के बीच में वो गए। तो यही यही जो संघ का जो भाव है वो सभी के लिए है कि, और जो पंच परिवर्तन का भाव आज पर्यावरण के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दे रहा है, तो इस भाव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता से कहा कि अगर सनातन समाज, क्योंकि क्योंकि हमारे इस हमारा जो भारत माता और भारत का जो सनातन समाज है वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, दृष्टि के लिए हमेशा तत्पर रहा है। उन्होंने इस बात को भी कोट करते हुए कहा कि पीपल अगर वृक्ष हमारे यहाँ है तो उसे कोई उखाड़ने को तैयार नहीं, कोई काटने को तैयार नहीं, क्योंकि पीपल वृक्ष को एक हमने उसे हाथी के भोजन के लिए रखा या उसको उसका उपयोग हमने अपनी आस्था से जोड़कर किया। तो और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कोट किया कि एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम जो है, जो इस समय माननीय मोदी जी ने जो चलाया है, तो ये सभी जो संस्कार हैं ये हमारे हमारे संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकल कर आए, और इसमें जो हमारे भारत की सनातन की जो आस्था और परंपरा है उस विचार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी के मध्य में ले जाकर रखा। तो इसमें कहीं कोई राजनीतिक द्वेष का कोई भाव नहीं है। अगर विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस तरह से गलत निगाहों से देखेंगी, उनके विचार को गलत मानेंगी, तो वो केवल स्वयं भारत की ही सभ्यता पर कुठाराघात कर रही हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव है, और यही मैं भी उसी अनुसार समझ पा रहा हूँ।
यस सर। सर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर क्या करें, ये विपक्ष लोग तो अपनी भारतीय सभ्यता या संस्कृति को भी मानने को तैयार नहीं। जैसे लेफ्ट और लिबरल जो लोग हैं, वो तो हमारे संस्कृति को मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक जवाब योगी जी ने दिया उनको। देखिए, विपक्षी पार्टियों को संबोधित करते हुए वो स्पष्ट उन्होंने इसमें कहा भी था कि आपको जो विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। जी नहीं, यस। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके अगर आप समाज के बीच में निकलेंगे, जिस तरह से विपक्ष के में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये जो बयान कहा कि दीपावली पर दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है, आप मोमबत्ती जला सकते हैं, आप क्रिश्चियन से सीख लीजिए। तो आप क्रिश्चियनिटी को इतना हावी एक हमारे त्योहार विशेष पर जिस तरह से आपने ये बयान देके जिस तरह से हिंदुओं की जनभावना को भड़काया, तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जवाब देते हुए इस बात को रखा कि अगर आपने किसी अन्य समाज के लिए की तो आपने बात गलत कही ही है। आपने अगर प्रजापति समाज के बारे में ही सोच लिया होता कि इतने सारे जो दीपक जो जलाए गए हैं, क्योंकि पहली बार जब दीपदान का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था तो उस समय एक जिले में ही केवल 51,000 दीपक उस समय मिले थे और बाद में जब ये आज ये बढ़ते बढ़ते आसपास के कई जिलों से ये दीपक जो हैं वो बनते हैं और दीपक दीपक को जैसे इस बार जो है 26 लाख से अधिक दीपक वहां पर दीप जो है प्रज्वलित हुए हैं और एक ये गिनीज बुक वर्ल्ड ये है वहां पर हुआ है। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ दीपक प्रज्वलित हुए हैं। तो दीपावली का त्योहार किस किस तरह से हमारे भारतीय जो जो कुम्हार या जो हमारा प्रजापति समाज है उनको किस तरह से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहा है। और उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी प्रशासन के माध्यम से भी रखा कि मार्च अप्रैल से लेकर जून के महीने तक जितने भी हमारे तालाब हैं उनकी मिट्टी की खुदाई की जाए और उसमें से जो मिट्टी निकले वो फ्री में इस समाज को दी जाए जिससे कि वो दीपक और उससे जुड़े विभिन्न उत्पाद बना सकें। और उस तालाब की मिट्टी निकलने के बाद वहां पर पर्यावरण संरक्षण का काम, चूंकि जो मिट्टी निकलने के बाद जिस तरह से उन तालाबों का पुनर्जीवीकरण होगा और जो पानी जो है वो हमारी धरती में फिर से रिचार्ज हो पाएगा, तो उससे एक पर्यावरण का चहुमुखी विकास होगा। यस। और उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाते हुए भारतीय जो हमारे प्रजापति समाज को उन्होंने जिस तरह से कहा और ना केवल अपने हाथों से बल्कि इलेक्ट्रिक जो चाक हैं और सोलर चाक हैं वो भी उन्हें प्रदान किए गए, उनकी ट्रेनिंग भी मिली। तो पहले अगर वो 50 इस तरह के दीपक बना पा रहे थे तो आज 500 वो दीपक एक बार में बना सकते हैं उन उपकरणों का उपयोग करते हुए। तो ये ना केवल आर्थिक स्वावलंबन की प्रक्रिया है बल्कि पर्यावरण एक संरक्षण की भी एक प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम प्लास्टिक को बैन करते हुए और उसी रेट पर हम उन जो हमारी मिट्टी के उत्पाद हैं उनको आगे हम बढ़ाएंगे और वो तब बढ़ा सकते हैं जब हम हमारे इन कारीगर समाज को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें उन्हें उनकी जो मिट्टी है या उनके लिए जो जो हम इलेक्ट्रिक या सोलर जो उनके उपकरण हैं हम उन्हें दे पाएंगे। तो यस। ये पर्यावरण संरक्षण का काम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को और हमारे इस प्रदेश में भाव को आगे बढ़ा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है। यस। सर हम यही कहेंगे सर अंत में कि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो कहीं न कहीं नेचर से भी जुड़े हैं और एक तरह से एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन का संदेश देते हैं। लेकिन क्या करें, अभी जो विपक्ष के नेता हैं उनको ये बात तो समझ में नहीं आती है। कितना आश्चर्य है ना सर कि अमेरिका में जब हमारे दिवाली के लिए जब विशेष दिए गए तो क्या-क्या नहीं कहा गया हमारे भगवान के बारे में या फिर दिवाली के बारे में। तो ये यही लोग हैं जो बोलते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
नहीं, देखिए इनकी जो विचारधारा है, इन्होंने भारतीय समाज को ना केवल जाना, ये ना तो भारतीय समाज के किसी चीज़ पर गर्व नहीं करना चाहते। इनकी यस, जो आइडियोलॉजी है या इनके जो विचार हैं, वो केवल एक छिछला ज्ञान लेने के तक सीमित रहे और उसके बाद सत्ता में सीधे आए तो उसके बाद इन्हें ना अपने आप को समझने की ज़रूरत पड़ रही है, ना भारतीय समाज को जानने की ज़रूरत पड़ रही है, ना भारतीय शासन प्रशासन की व्यवस्था को जानने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो हमारे स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संयुक्त परिवार ही एक सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी समस्या से लड़ने के लिए। और यस, अगर आज हम एकल परिवारों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कैसे उन चुनौतियों से हम सामना कर सकेंगे। तो भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संयुक्त परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। और हमारे जो त्योहार हैं, हमारे परिवारों को एकजुट रखने का सबसे सबसे पहला कदम यही होते हैं कि हम अपने त्योहार विशेष पर अपने पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, बैठें, बातें करें, अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएं। तो इसी 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 सब से हमारे त्योहारों का और हमारी भारतीय समाज और भारत की अर्थव्यवस्था, ये सभी चीजें कोरिलेट हैं आपस में। इन सभी चीजों का को जोड़ते हुए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इसी से भारत का विकास आगे हो सकता है। और अगर दीप उत्सव का कार्यक्रम हमने पूरे प्रदेश में अयोध्या में जिस तरह से करके दिखाया है और उसके कारण यहाँ की इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ी है, आज अगर हम पिछले वर्ष के ही केवल अगर आंकड़े देख लें अयोध्या में, तो गत वर्ष में लगभग 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। और प्रयागराज अगर महाकुंभ की ही स्थिति जो अभी हमने जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। जिस उत्तर प्रदेश में लोगों को आने से डर लगता है, आज उस उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर श्रद्धालु अधिक से अधिक रूप में आने का प्रयास कर रहे हैं। यस, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक दूरगामी और हर 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 एक सुव्यवस्थित तरीके से उसको स्थापित करने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उसका ये परिणाम के रूप में आज हमें देखने को मिल रही हैं। और आज उत्तर प्रदेश जिस इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो हमारे इनके में ये इन सभी त्योहारों को जोड़कर भारत की सभी प्राचीन सभ्यता अस्मिता को जोड़ते हुए अगर हम आगे देखेंगे तो भारत का निश्चित रूप से विकास होगा। और ये जो भारत को विभाजित करने की जो साजिशें जो लोग बाग रच रहे हैं अलग अलग तौर पर, इन सभी को स्पष्ट रूप से इन पर नजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से शासन प्रशासन से इस रूप में कह चुके हैं कि आपको इन पर नजर रखनी होगी। कहीं भी कोई भी इस रूप में भारत को विभाजित करने के लिए भारत में कोई अपने मंसूबे रच रहा है तो उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। और इसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे देश में प्रदेश में इसी रूप में जाना जाता है और अन्य राज्यों में और सभी लोग जिस तरह से उन्हें प्रेम करते हैं तो वो उनकी इन्हीं विचारों की स्पष्टता के कारण ही करते हैं। यस। सर, अंत में हम यही कहेंगे कि योगी जी ने जो भी कहा, वो सबको समझने की ज़रूरत है और ये भी कहेंगे कि जो बात बाकी लीडर्स नहीं समझ पाए, वो योगी जी जल्दी समझ जाते हैं और वो समाज तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा करते हैं और यही होना चाहिए। जो भी वो कहते हैं, वो हमको समझना चाहिए। तो जो भी सेक्युलर गैंग है या लिबरालू गैंग है, वो हमेशा ही हमारी संस्कृति हो या हमारे जो संस्कार है, उनके ऊपर हमेशा ही आक्रमण करते रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन उनको विरोध या उनको रोकने का काम करना भी ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत योगी जी ने खुद जब वो मुख्यमंत्री बने तब से शुरू कर दी है। तो सर, आज चर्चा करने के लिए आपका हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप बहुत बिज़ी होकर भी हमारे साथ जुड़ते हो, इसके लिए विशेष धन्यवाद देंगे। और सर, आज छठ पूजा है, तो सबको हम छठ पूजा पर्व का जो महत्व हमारे संस्कृति में है, वो भी सर नेचर से ही जुड़े हैं। तो सबको शुभकामनाएँ। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ आपके साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय जी, हिंद। जी, मेरी तरफ से भी सभी को छठ पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर, वंदे मातरम।